नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक ओवर। टेक ओवर के टाइप्स, कितने टाइप का टेक ओवर होता है। टेक ओवर तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, एक होता है बेल आउट टेक ओवर। अब फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होता है कि यहाँ पे एक्वायरर को भी पता है कि हाँ मैं इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा हूँ, और टारगेट कंपनी को भी पता होता है कि हाँ ये एक पर्सन है, ये हमारी कंपनी को एक्वायर कर रखा है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर इंटेंशन भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि टारगेट कंपनी वालों को पता होता है कि हाँ ये एक्वायरर है, इसके साथ में ये हमारी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों को पार्टीज को नोन होता है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेंडली टेक ओवर। जहाँ पे क्या है, दोनों को पता है कि हाँ ये पर्सन एक्वायरर है, ये इस कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। बट बात करें हॉस्टाइल टेक ओवर की, तो हॉस्टाइल टेक ओवर में क्या होता है कि जो एक्वायरर होता है वो पता ही नहीं लगने देता है, और वो एक्वायर कर देता है टारगेट कंपनी के शेयर्स को। कैसे, जैसा मार्केट में है ना, किसी कंपनी के 70% शेयर्स मार्केट में है, तो उसने मार्केट से कभी 2% ली, कभी 1% लिया, कभी 5% ली, ऐसे कर करके उसने उसकी कंपनी के 25% शेयर्स ले ली। तो उस प्रकार में इस एक्वायरर के पास में और इस टारगेट कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। कोई इस टारगेट कंपनी को पता ही नहीं है कि ये एक पर्सन 25% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर करना चाहता है। कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस टाइप के टेक ओवर को बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। यहाँ पे क्या करता है, एक्वायरर साइलेंटली एंड यूनिलेटरली टेक ओवर अ टारगेट कंपनी। क्योंकि फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होता है, यहाँ पे इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे पूरा पता होता है, दोनों पार्टी को पता होता है, जो एक्वायर कर रहा है उसको भी और जो एक्वायर हो रहा है उसको भी पता होता है कि हाँ उसको कौन एक्वायर कर रहा होता है। और थर्ड होता है एक बेल आउट टेक ओवर। बेल आउट टेक ओवर का मतलब ये समझ लो कि कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो कंपनी फाइनेंशियली वीक हो गई है, फाइनेंशियली वीक हो गई है, उस कंपनी में घाटा बहुत हो रहा है, लॉस बहुत हो रहा है। ऐसी कोई कंपनी को कोई दूसरी कंपनी, समझ मान लो XYZ लिमिटेड एक्वायर कर लेती है, तो उस टाइप के एक्विजिशन को बोलते हैं बेल आउट टेक ओवर। मतलब ये डूब रही थी, इसको डूबती हुई कंपनी को बचाने वाले एक्विजिशन को बोलते हैं बेल आउट टेक ओवर। तीन प्रकार की एक्विजिशन हो गया, हॉस्टाइल टेक ओवर, फ्रेंडली टेक ओवर, बेल आउट टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर में क्या था कि पता है हाँ कौन एक्वायर कर रहा है, किसको एक्वायर कर रहा है, और उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है, तो उस टाइप के टेक ओवर को कहते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर में पता ही नहीं है एक्वायर टारगेट कंपनी को कि कौन एक्वायर कर रहा है उसे, और एक्वायर धीरे धीरे करके उस कंपनी को एक्वायर टेक ओवर करने की कोशिश करता है। उस टाइप के एक्विजिशन को बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। और बेल आउट टेक ओवर जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी एक फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर टेक ओवर करने की कोशिश करती है, वहाँ पे उससे बोला जाता है बेल आउट टेक ओवर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेबी के एसएसटी रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी और उसके अंदर क्या प्रोविजन दे रखे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कोई भी एक एक्वायरर है वो टारगेट कंपनी की कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट को लेता है, तो उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, उसके ऊपर सेबी की एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। क्या कर रहे थे, कोई भी एक एक्वायरर है वो या तो शेयर्स ले रहा है, या फिर वोटिंग राइट ले रहा है, या फिर कंट्रोलिंग ले रहा है इसके अंदर एक टारगेट कंपनी के अंदर, तो उसको ऊपर क्या हो जाएगी, हमारे सेबी की एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। ये एक्वायरर जो है वो एक्वायरर डायरेक्टली शेयर्स या वोटिंग राइट भी ले सकता है, या फिर इनडायरेक्टली शेयर्स वोटिंग राइट भी ले सकता है, या फिर कंट्रोल भी ले सकता है किसी टारगेट कंपनी के अंदर, तब भी हमारा सेबी एसएसटी रेगुलेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कोई भी एक्वायरर डायरेक्टली शेयर्स या वोटिंग राइट किसी टारगेट कंपनी के ले रहा है, या फिर कोई एक्वायरर इनडायरेक्टली शेयर्स या वोटिंग राइट ले रहा है, या फिर कंट्रोल ले रहा है, इन दैट केस हमारा सेबी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। बट अगर मान लो कोई हमारी एक कंपनी है, वो हमारी कंपनी में आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। हमने बात करी थी ना कि हमारे तीन बोर्ड होते हैं, एक एसएमई बोर्ड होता है, एक मेन बोर्ड होता है, और एक होता है हमारा आईजीपी। तो अगर मान लो हमारी कंपनी आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और विदाउट आईपीओ, आईजीपी प्लेटफॉर्म पे दो तरीके से लिस्ट हो सकते थे, विद आईपीओ और विदाउट आईपीओ। मतलब हमारी कंपनी विदाउट आईपीओ आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, तो इस केस में अगर हमारी कोई कंपनी की शेयर्स को या वोटिंग राइट को या फिर कंट्रोलिंग को कोई पर्सन एक्वायर करता है, तो हमारे ऊपर से भी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ये एक एक्सम्पशन है,
अगर हमारी कंपनी आईजीपी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है विदाउट आईपीओ के द्वारा वो लिस्टेड हुई है, तो उस कंपनी के ऊपर से भी एसिस्टेड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल कब होता है? जब कोई एक्वायरर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर या वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल एक्वायर कर रहा है किसी टारगेट कंपनी के अंदर, तब हमारा सेबी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। जैसे ही ये एप्लीकेबल हुआ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक्वायरर को एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अब मैंडेटरी ओपन ऑफर होता है और एक वॉलेंट्री होता है। मैंडेटरी कब? मतलब वो जो स्पेसिफाइड लिमिट बताए उस लिमिट से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर करता है तो उसे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ओपन ऑफर। ओपन ऑफर किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर होता है, एक होता है वॉलेंट्री ओपन ऑफर। ओपन ऑफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है वॉलेंट्री। मैंडेटरी कब होता है? मैंडेटरी के लिए रेगुलेशन दे रखी है, रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 5। इन 3 रेगुलेशन के अंदर आप फॉल हो रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। और वॉलेंट्री ओपन ऑफर के ऊपर एप्लीकेबल होता है रेगुलेशन नंबर 6। अब रेगुलेशन 3, 4 और 5 ये 3 जब भी एप्लीकेबल होगा तब यहाँ पे मिनिमम ऑफर देना पड़ेगा 26% का। एक्वायरर जब भी मैंडेटरी ओपन ऑफर के अंदर ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आ जाती है, भले वो रेगुलेशन 3 से आए, 4 से आए, 5 पे, वहाँ पे उसको मिनिमम पब्लिक को ऑफर देना पड़ेगा 26% के ऊपर। ये चार्ट अपने दिमाग में रखो। अब इसको हम डिटेल में रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5 विद एग्जांपल समझते हैं। अपने दिमाग में क्लियर रखो कि अभी हम क्या कर रहे हैं? मैंडेटरी ऑफर पढ़ रहे हैं। तब कंपनी के ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल होगा, मतलब एक्वायरर के ऊपर। अब इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखो कि हम जब भी है ना सिक्योरिटी लॉ की बात करते हैं तब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आते हैं? कंपनी के ऊपर, कि कंपनी को ये करना पड़ेगा, कंपनी को वो करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल है, इस रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बट सेबी का एसएसटी जो रेगुलेशन है ना वो कंपनी के ऊपर नहीं, वो एक्वायरर के ऊपर है। मतलब कोई मिस्टर ए किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी की शेयर्स को 25% से ज़्यादा एक्वायर कर रहा है, इन दैट केस वो जो सेबी की एसएसटी रेगुलेशन है वो रेगुलेशन इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, उस एक्वायरर के ऊपर है। अगर मैं जाके किसी कंपनी के 25% से ज़्यादा की शेयर्स या वोटिंग राइट एक्वायर करता हूँ तो मेरे ऊपर है ना सेबी का एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, ना ही इधर उस लिस्टेड कंपनी के ऊपर। मतलब किसी इंडिविजुअल या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर जो एक्वायरर है उसके ऊपर सेबी एसएसटी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। बाकी सारी रेगुलेशन जो भी बात करते हैं हम वो रेगुलेशन लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट सेबी की एसएसटी रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? जो एक्वायरर होगा, जो एक्वायर कर रहा है शेयर्स को। अब एक्वायरर मैंडेटरी ओपन ऑफर कब देना कंपलसरी रहेगा? उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि उसको कब मैंडेटरी ऑफर देना है। मैंडेटरी ऑफर में सबसे पहले था रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 3 क्या कहता है? कोई भी एक्वायरर है वो अपना इंटेंशन बताता है। क्या बताता है? वो इंटेंशन बताता है या एग्री करता है एक्वायर के लिए आइदर वोटिंग राइट, आइदर शेयर्स किसी टारगेट कंपनी की। और वो जो लिमिट है वो लिमिट है 25%। अगर 25% से ज़्यादा कोई भी एक्वायरर अपना इंटेंशन दिखाता है या एग्री करता है कि मैं इस टारगेट कंपनी की 25% से ज़्यादा की शेयर होल्ड करना चाहता हूँ या शेयर एक्वायर करना चाहता हूँ, वो एक्वायर भले इंडिविजुअल हो सकता है, भले बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, वो 25% का ट्रिगर पॉइंट है। इस 25% से पहले अगर वो शेयर एक्वायर कर रहा है, सपोज मान लो वो 24% तक ही एक्वायर कर रहा है, तो उसे मैंडेटरी ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। बट जैसे ही वो 25% या उससे ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? मैंडेटरी ओपन ऑफर लेना पड़ेगा उससे सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए की अभी की होल्डिंग है 20%। क्या उसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। उसने शेयर्स 2% और एक्वायर करी, अब उसकी होल्डिंग हो गई है 22%। क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। उसने 3% शेयर्स और एक्वायर करी, अब उसकी टोटल हो गई 25%। क्या उसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा? यस, उसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा। मतलब
ट्रिगर पॉइंट, जैसे ही कोई एक्वायर अलोंग विथ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न अगर इस 25% की लिमिट पे पहुंच जाते हैं या इससे ज़्यादा के शेयर्स एक्वायर करने का इंटेंशन दिखाते हैं तो उनको वहाँ पे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। और मैंडेटरी ओपन ऑफर में क्या होगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देंगे कि आप भी अपने शेयर्स बेचना चाहते हो तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हमारे को कंपलसरी उन शेयर्स को एक्वायर करनी पड़ेगी और उसके बाद में ही हम ये 25% शेयर्स तक की लिमिट को क्रॉस कर पाएंगे। मतलब अगर 25% की लिमिट जैसे ही टच हुई तो ये शेयर्स 25% आपके नाम पे रजिस्टर होंगे ही नहीं, एक्वायरर के नाम पे रजिस्टर होंगे ही नहीं। कब तक नहीं होंगे, जब तक वो एक मैंडेटरी ओपन ऑफर नहीं देता था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। वो उस ऑफर के पीरियड के अंदर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स टेंडर करते हैं और वो शेयर्स भी ये खरीदेगा जब तक नहीं, तब तक ये 25% तक के शेयर्स भी उसको उसके नाम पर रजिस्टर नहीं होंगे। सपोज मान लो उसके नाम पर 24% शेयर रजिस्टर थे, अब वो 1% और खरीदना चाहता है तो उसने ट्रिगर कर दिया इस लिमिट को 25% की, तो इस 1% को भी इस एक्वायरर के नाम पे रजिस्टर तब तक नहीं करेंगे जब तक ये एक्वायरर ओपन ऑफर नहीं देता है। और ओपन ऑफर में जो शेयर्स टेंडर करे जाते हैं उन शेयर्स को ये खरीदता नहीं है, तब तक ये 1% भी उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ये था हमारा 25% वाला। मतलब एक कोई शेयर होल्डर है वो पहले से होल्ड कर रखा है शेयर्स को, 25% से कम की होल्डिंग है, अब वो और होल्ड करना चाहता है और एक्वायर करना चाहता है जो कि 25% या 25% से ज़्यादा की लिमिट में आ रहा है, तो उन सच केस उसको क्या करना पड़ेगा, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। वो था रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। अब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 शुरू होता है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई एक्वायरर है जो पहले से 25% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर करके बैठा हुआ है बट लेस देन 75%, क्यों, क्योंकि लेस देन 70, अगर 75% अदर ने कर रखी है तो 25% तो आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, वो तो हर कंपनी को कभी ना कभी मेंटेन करनी ही पड़ती है। और 25 की भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक जनरल है, बाकी अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए। जनरली इंडिया में जितनी भी कंपनी है लिस्टेड है उनका 400 करोड़ से अंदर का पेड अप शेयर कैपिटल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि उनके 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है। उससे ज़्यादा है ना तब उसकी क्राइटेरिया बदल जाते हैं, वहाँ पे 10% भी आ जाती है। अगर अदानी की बात करूँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी बात करूँ मैं, तो उनमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% ही रहती है। बट यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि मेजरली जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, इसलिए वहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए। अभी इसको डिस्कस नहीं करना है हमारे को सिर्फ ये डिस्कस करना है कि कोई एक्वायर है वो उसने पहले से ही 25% से ज़्यादा की शेयर एक्वायर कर रखी है बट 75% से कम की शेयर एक्वायर कर रखी है। ऐसा एक्वायरर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर करना चाहता है। मतलब एक पर्सन है जिसने पहले से ऑलरेडी 28% होल्ड करता है, वो पर्सन एक किसी फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा की शेयर्स एक्वायर करना चाहता है तो उसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो जाएगा, उसे एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए है जो कि ऑलरेडी होल्ड करते हैं 28%, उसने 2% और होल्ड करा और एक्वायर करा, क्या उसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। उसने 1% और दिया, क्या देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। उसने 2% और एक्वायर करा, क्या देना पड़ेगा? कितना होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर? 2, 3, 5, अभी 5 हुए, नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है मोर देन 5%। 5% लिखा होता तो चलता, यहाँ पे लिखा है मोर देन 5%। तो जैसे ही ये 2% करा तब भी नहीं होगा, फिर इसके बाद में उसने एक सिंगल परसेंट भी करा तो यहाँ पे भी उसे मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। वो ऑफर देने के बाद में ही ये 1% शेयर उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यही मान लो मिस्टर ए 23% शेयर एक्वायर कर रखा है बैठा। अब ये क्या चाहता है कि 1% शेयर और एक्वायर करूँ, क्या मैंडेटरी, क्या ऑफर इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। ये चाहता है 1% और अप्लीकेबल, एक और एक्वायर करे, क्या ओपन ऑफर होगा? क्यों? एक फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कितना हुई है? 2,
नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। इसकी पहले से कितनी थी, 23% थी। 23% +1 25 होगी ना। अरे 25 हो गई तो रेगुलेशन 3(2) के हिसाब से तो नहीं हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज्यादा तो नहीं हुई, बट फर्स्ट वाली लिमिट तो ट्रिगर कर ली उसने 25% की। तो एज पर रेगुलेशन 3(1) वो 25% वाली जो लिमिट उसके अंदर तो फॉल हो गया ये। तो उसके अंदर फॉल होने की वजह से क्या हो गया, उसको ओपन ऑफर करना पड़ेगा। तो दो लिमिट है, या तो 25% या 25% से ज़्यादा होल्ड कर रखा होता है और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5% से ज़्यादा एक्वायर करता है। तो इसे बोलते हैं हम क्रिपिंग एक्विजिशन। इसे क्या बोलते हैं, क्रिपिंग एक्विजिशन। क्रिपिंग एक्विजिशन कब होता है, जब कोई पर्सन एक्वायर पहले से 25% से ज़्यादा की शेयर होल्ड कर रखा होता है और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा की शेयर्स और एक्वायर करना चाहता है, उसको बोलते हैं क्रिपिंग एक्विजिशन। वहाँ पे भी हमारा मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल होता है। और जब भी ये मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो जाता है, यहाँ पे मिनिमम ऑफर देना पड़ेगा 26% का। ये मिनिमम ऑफर क्या है, मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। अभी हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन 3(1) उसके अंदर क्या था, 25% से ज़्यादा एक्वायर करी तो उसको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। फिर दूसरी केस क्या था, जहाँ 25% से ज़्यादा एक्वायर कर रखी है और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा एक्वायर कर रहा है, तो वहाँ पे उसको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में आ रहा है, मतलब 25% से ज़्यादा होल्ड कर रखा है और एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा एक्वायर करने का इंटेंशन रखता है, तो उसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर आ जाएगा। बट उस मैंडेटरी ओपन ऑफर आने से पहले उसने लाइफ में पहले भी कभी ओपन ऑफर दिया होगा। कब दिया होगा, कि अपन बोल रहे हैं कि ना 25% से ज़्यादा होल्ड कर रखा है, तो जब 25% की लिमिट उसने क्रॉस करी होगी तब उसने फर्स्ट पहली बार ओपन ऑफर दे दिया होगा। उसके बाद में ही वो सेकंड बार ओपन ऑफर देगा। कब देगा, जब 5% से ज़्यादा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में वो एक्वायर करेगा। अब यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर मान लो मिस्टर ए है, उन्होंने 23% एक कंपनी की शेयर्स को एक्वायर कर रखा है और उसकी वाइफ थी मिसेस बी, इसने 3% शेयर्स एक्वायर कर रखा है। इन दोनों की शेयर होल्डिंग निकाले तो 26%, बट इंडिविजुअली किसी ने अभी तक लिमिट क्रॉस नहीं करी है। इन दोनों की कितनी है, 26%। दोनों मिला के कितने होल्ड करते हैं, 26%। अब मान लो ये एडिशनल और एक्वायर करना चाहते हैं, कितनी, 3% इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या था, अगर ऑलरेडी 26% से ज़्यादा होल्ड करते हो और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा एक्वायर करना चाहते हो, तो आपके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पे कितना है, 3% ही है। तो इस हिसाब से क्रिपिंग एक्विजिशन के हिसाब से तो इसके ऊपर ओपन ऑफर देना मैंडेटरी नहीं है। बट दूसरी साइड से बात करें तो मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स थे, 23, और अब और कितना एक्वायर कर रहा है वो, 3%। तो इसकी होल्डिंग हो गई 26%। दिस इज मोर देन 25%, तो इसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या हुआ, एग्रीगेट वाले में क्रिपिंग एक्विजिशन वाले तो नहीं हुआ, बट इंडिविजुअल के हिसाब से 25% जो दिखनी थी वो एक ट्रिगर हो गया। तो दोनों साइड से अपन को ध्यान रखना है, 25% वाला लिमिट भी क्रॉस नहीं होना चाहिए और हमारी 25% से ज़्यादा होल्डिंग है तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5 साल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब हमने यहाँ पे बोला कि शेयर्स एक्वायर करते दोनों लिमिट, या तो आइदर 25% वाली लिमिट या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 5% वाली लिमिट, ये दोनों जैसे ही क्रॉस करते तो इनको मिनिमम ऑफर देना पड़ेगा 26% का। कैसे, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। सपोज मान लो मिस्टर ए है, वो किसी कंपनी के 22% शेयर होल्ड करते हैं। किसकी, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसकी शेयर कैपिटल कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख की उसकी शेयर कैपिटल है, 1 लाख के उसके नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसमें से 22% मतलब 22,000 शेयर्स मिस्टर ए होल्ड करता है। अब ये क्या करना चाहता है, ये एडिशनल 3% और एक्वायर करना चाहता है। तो जैसे ही ये एडिशनल 3% एक्वायर करेगा
22 प्लस 3 25 पहुंच जाएगा, और 25 पहुंचते ही इसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो जाएगा, और इसे एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा कितना, 26% का। 26% का किसका, इस 1 लाख का। टारगेट कंपनी की जितने शेयर कैपिटल होगी उसका 26% उसको मिनिमम ऑफर देना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी वो 22% तो होल्ड कर ही रहा था, 3% और होल्ड करना चाहता है, वो उसका इंटेंशन क्लियर है, मतलब 25 तो हो रही है, और इसे ऑफर देना पड़ेगा 26% ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो इसका 26,000 मतलब 26% ही लो, तो इसकी टुगेदर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 25 इज इक्वल टू 51। तो मतलब कोई अगर बंदा है ना 25 जैसे ही क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के बाद में वो 25 से 35 तक नहीं रुकेगा, उसे 25 क्रॉस करते ही 26% का ऑफर देना पड़ेगा। तो उसकी होल्डिंग 25 से डायरेक्ट 35 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, या फिर 51 भी हो सकती है। अब यहाँ पे बोला है कि उसको ऑफर देना पड़ेगा, उस ऑफर में सारे शेयर होल्डर, अगर मान लो सारे के सारे शेयर होल्डर अपनी शेयर्स बेच रहे हैं, तो उसके पास होल्डिंग हो जाएगी 51%। अगर मान लो 26% का मिनिमम ऑफर दिया, उसमें से 10% लोगों ने ही हाँ करे, तो उसके पास कितनी हो जाएगी, 22 प्लस 2 प्लस 25 तो वही हो गया था, और यहाँ पे हो जाएगी सिर्फ 10%, तो यहाँ पे हो जाएगी उसकी 35%। मान लो उस 26% में तो 15% लोगों ने हाँ बोली, तो उसके बाद में 25 प्लस 15 40% होगी। मतलब जैसे ही वो 25 की लिमिट को क्रॉस करता है, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट या तो 30 35 या डायरेक्ट 51 तक भी हो सकती है। और मिनिमम ऑफर की साइज कितनी दी है, 26% मिनिमम बोला। अगर चाहे ये एक्वायरर तो इस 26% से ज़्यादा के शेयर्स भी का भी ऑफर दे सकता है। उसे लगता है कि नहीं, इस कंपनी को मेरे को मेजरली 60-70% तक जाना है, तो मैं 40% का ओपन ऑफर देना चाहता हूँ, तो वो दे सकता है। बट अगर वो चाहता है कि 24% का ओपन ऑफर देवे, तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है मिनिमम, और ये परसेंटेज किसका निकलेगा, उस टारगेट कंपनी की शेयर कैपिटल का। तो उसकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग प्लस वो कितना एक्वायर करना चाहता है, प्लस उसको एक 26% का ऑफर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रहती है कि जो भी 25% से क्रॉस करता है, वो डायरेक्ट 25% से क्रॉस होने के बाद में या तो 35 तक चला जाता है, या उससे ज़्यादा जाता है। अब ओपन ऑफर भी देख लिया अपने ने। अब क्रिपिंग एक्विजिशन की 2-3 पॉइंट और है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्रिपिंग एक्विजिशन, क्रिपिंग एक्विजिशन में क्या पढ़ा हमने कि पहले से उसके पास में 25% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग थी, और वो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा एक्वायर करना चाहता है। बट इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक है नो नेटिंग ऑफ अलाउड, मतलब नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है। और अगर मान लो फ्रेश इशू करा है किसी शेयर्स का, फ्रेश इशू हुआ है, तो भी वो उसके एडिशनल जो एक्विजिशन की लिमिट निकालते हैं, उस लिमिट में काउंट होगा। मतलब सपोज मान लो किसी के पास में पहले से 24% शेयर्स है, और उसके अंदर फ्रेश इशू के अंदर उसके पास में 2% शेयर्स और आ रही है, तो इन सच केस उसके ऊपर भी मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन नेटिंग ऑफ का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो, एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो किसी के पास में, मिस्टर ए के पास में क्या है, किसी कंपनी के 23% शेयर्स है, उसने एडिशनल 1% और एक्वायर करा, 23% की नहीं सकता ना, क्रिपिंग एक्विजिशन यहाँ पे ऑलरेडी कितना होगा, 25% से ज़्यादा। मिस्टर ए है, इसके पास में कितने, मान लो सपोज 35% शेयर्स है। अब वो क्या चाह रहा है कि प्लस 2% उसने शेयर्स और एक्वायर करे, प्लस 2% उसने और एक्वायर करे, कितना हो गया 35। ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे हम, कितना हो गया 2 4 5 से ज़्यादा तो नहीं। उसने क्या करा, 3% शेयर्स बेच दिए, माइनस कर दिए, 3% शेयर्स उसने बेच दिए, तो अब कितना हो गया, 2 2 4 4 ही एक्वायर कर रखा है, और 3 उसने और बेच दिया। अब आपका दिमाग लगाओ, अब ये 1% शेयर्स, मान लो ये 2% शेयर और खरीदना चाहता है, क्या इसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो देखा जाए तो उस साल में उसने 2 खरीदा मतलब 4 हुआ, 4 खरीदने के बाद में 3 बेच दिया, तो 1 हो गया नेट।
और 3 के बाद में वापस 2 खरीदा, तो नेट की बात करूँ तो नेट है हमारा 3%। तो ऐसा नेटिंग ऑफ अलाउ ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रॉस अलाउ है। यहाँ पे वर्ड ही लिख रखा है ग्रोस। ग्रॉस का मतलब क्या है, आपने जो सेल करा उसको आप कंसिडर ही मत करो। आपने पूरे साल में एक्वायर कितना करा, 2% यहाँ करा, 2% यहाँ करा और 2% यहाँ करा, तो टोटल फाइनेंशियल ईयर में ग्रोस कितना करा, 6%। क्या ये 5% से ज़्यादा है? हाँ 5% से ज़्यादा। तो इन सच केस क्या हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग एक्विजिशन हो जाएगा उसका, और वहाँ पे मैंडेटरी ओपन ऑफर उसको देना पड़ेगा। तो नेटिंग ऑफ अलाउ नहीं है। और अगर फ्रेश इशू के अंदर आपको शेयर्स मिल गई है जो स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर रही है, स्पेसिफाइड लिमिट नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा ट्रिगरिंग पॉइंट। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट कब होता है, रेगुलेशन 3(1) के अंदर होता है। रेगुलेशन 3(1) के अंदर ट्रिगरिंग पॉइंट क्या दे रखा है, 25% का। और रेगुलेशन 3(2) के अंदर ट्रिगरिंग पॉइंट क्या दे रखा है, ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट क्या दे रखा है कि 25% से ज़्यादा होल्ड करता हूँ एक फाइनेंशियल ईयर में, 5% से ज़्यादा एक्वायर कर रहा हूँ। तो ये दोनों ट्रिगर पॉइंट है। जैसे ही कोई भी पर्सन, कोई भी एक्वायरर इन ट्रिगर पॉइंट को टच करता है तो उसे क्या देना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पशन है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, जहां जहां पे भी अपनों ने अगर मान लो कोई प्रमोटर है, तो उस प्रमोटर को सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से शेयर्स अलॉट करे गए, और उस अलॉटमेंट की वजह से उसने कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट को टच कर दिया, 25% वाला या फिर 5% वाला, तो इस चीज को उसका एडिशनल में नहीं माना जाएगा और उस प्रमोटर के ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, एज पर सेबी आईसीडीआर के हिसाब से उसको अलॉटमेंट करा गया है, तो वो प्रमोटर एग्जम्प्ट रहेगा, उसको मैंडेटरी ओपन ऑफर देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक और बात लिख रखी है कि अगर आईजीपी पे लिस्टेड है मेरी कंपनी है, वो आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, और उस कंपनी का कोई मिस्टर ए है, कोई भी है, वो एक्वायर करना चाहता है, तो जहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट की लिमिट मैंने 25% पढ़ी, वहाँ पे वो लिमिट हो जाएगी 49%। बाकी सारे के सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल ही रहेंगे। और ये आईपीओ के साथ में ही लिस्टेड होनी चाहिए तभी, क्योंकि विदाउट आईपीओ है तो उसके ऊपर तो ये रेगुलेशन ही एप्लीकेबल नहीं हुआ। एप्लीकेबल कब होगा, जब वो आईपीओ ला रही है, आईपीओ के थ्रू अपने आप को आईजीपी पे लिस्ट करा रही है, और उसमें 49% से ज़्यादा कोई पर्सन एक्वायर कर रहा है, तो उसके ऊपर से भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड एप्लीकेबल होगा। 25% की लिमिट नहीं देकर यहाँ पे लिमिट कितनी दी गई है उसको, यहाँ पे लिमिट दी गई है 49%। ये हो गया हमारा मैंडेटरी ओपन ऑफर का रेगुलेशन 3 कंप्लीट। रेगुलेशन 3(1) में क्या पड़ा, 3(1) में 25%, 3(2) में 5% वाला, और उसके अंदर नॉन नेटिंग ऑफर अलाउ है, फ्रेश इशू करा उसको भी कंसिडर करेंगे। इंडिविजुअली किसी की लिमिट क्रॉस होती है 25% तभी एप्लीकेबल होगा, और सबके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न मिला के भी 25% क्रॉस होती है तभी भी एप्लीकेबल होगा। पहले से 25% क्रॉस कर रखी है, कोई इंडिविजुअल 5% से ज़्यादा इन फाइनेंशियल ईयर क्रॉस करता है तभी भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट था रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4 किसका, कंट्रोल का। अब यहाँ पे क्या दिख रखा है कि कोई भी पर्सन आइदर थ्रू शेयर्स या वोटिंग राइट भी कंट्रोल कर सकता है किसी कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी मतलब टारगेट कंपनी के ऊपर, या फिर किसी अदर मीन्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता है। अदर मीन्स कैसे, जैसे उसने शेयर होल्डर के साथ में एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट कर दिया कि इस कंपनी के डिसीजन वगैरह मैं लूँगा, या फिर मैनेजमेंट के साथ में उसने डील कर ली कि इस कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के डिसीजन लेने वो मैं लूँगा। तो विदाउट टेकिंग द शेयर्स और वोटिंग राइट he is controlling the management of a company. In such a case, it is also called as acquisition, and SEBI SAST regulation is applicable in this case. Such control can be a direct control or an indirect control. मतलब वो डायरेक्टली शेयर्स या वोटिंग राइट के थ्रू भी कर सकता है, तब तो यहाँ पे अपना रेगुलेशन 3 वाला ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर शेयर या वोटिंग राइट है वो लिमिट से क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि किसी और मीन्स से शेयर या वोटिंग राइट के अलावा किसी और मीन्स से वो कंट्रोल कर रहा है किसी टारगेट कंपनी के ऊपर,
तो भी उसके ऊपर से भी ICDR रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी उसको है ना मिनिमम ऑफर देना पड़ेगा। मिनिमम ऑफर कितना? 26% का उसके सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और उसको 26% मिनिमम ऑफर दे के उनसे भी शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब आता है एक और मैंडेटरी ओपन ऑफर का रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 5। ये किसका है? इनडायरेक्ट एक्विजिशन। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? एक्वायरर को मिनिमम 26% का ऑफर देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? अब इनडायरेक्ट एक्विजिशन मानते कब है? एग्जाम्पल, एक ABC लिमिटेड है, इट इज अ होल्डिंग, इट इज सपोज मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है, एक XYZ लिमिटेड है और एक PQR लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड ने क्या कर रखा है? इस कंपनी से लोन ले रखा है। ABC कंपनी ने क्या कर रखा है? इस कंपनी से लोन ले रखा है, या फिर उल्टा मान लो, इस कंपनी ने इस कंपनी को लोन दे रखा है। इस कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने PQR कंपनी को लोन दे रखा है और उसके बदले हाइपोथिकेट कर रखे या प्लेज कर रखे हैं इस कंपनी की शेयर्स को। वो शेयर्स है 25% से ज़्यादा। अगर मान लो XYZ लिमिटेड ने PQR लिमिटेड को लोन दे रखा है और उस लोन में प्लेज कर रखा है शेयर्स को जो कि 25% से ज़्यादा है। अब ऐसी किसी कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर रही है, मतलब ABC लिमिटेड एक्वायर कर रही है XYZ लिमिटेड को, तो इनडायरेक्टली XYZ लिमिटेड के वहाँ पे क्या 25% से ज़्यादा के राइट थे, तो इनडायरेक्टली ABC लिमिटेड भी किसको एक्वायर कर रही है? PQR लिमिटेड को। इस टाइप के एक्विजिशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन, जिसमें डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर रही है बट XYZ3 बीच में एक इंटरमीडियरी है, एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के थ्रू वो किसी थर्ड कंपनी को एक्वायर कर रही है। इस टाइप के एक्विजिशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इस एक्विजिशन में क्या करना पड़ेगा? इस ABC लिमिटेड को ये एक्वायरर कहलाएगा और इस एक्वायरर को क्या करना पड़ेगा? PQR लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, मतलब इसको इस कंपनी के शेयर होल्डर को ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इस टाइप के एक्विजिशन को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्विजिशन। तो रेगुलेशन 3 में पढ़ा हमने, रेगुलेशन 4 में पढ़ा कंट्रोल, रेगुलेशन 3 में क्या पढ़ा? शेयर्स और वोटिंग राइट, और रेगुलेशन 5 में पढ़ा हमने इनडायरेक्ट कंट्रोल। इन तीनों टाइप के एक्विजिशन में भले वो रेगुलेशन 3 से हो, रेगुलेशन 4 से हो या रेगुलेशन 5 से हो, इसमें एक्वायरर को क्या करना पड़ेगा? एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा और ओपन ऑफर के थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर को एक एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा और उनकी शेयर जो अपने शेयर को टेंडर करेंगे उन शेयर्स को उसे परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप अगर मॉड्यूल उठा के देखोगे ना तो मॉड्यूल में आपके बहुत ही लिमिटेड स्कोप दे रखा है। अगर बात करूँ मैं सिलेबस 2017 की, तो वहाँ पे भर भर के दे रखे थे सारे प्रोविजन टेक ओवर के, टेक ओवर के कम से कम वहाँ पे 40 पेजेस थे। अब अगर मैं बात करूँ सिलेबस की 2022 वाले की, तो यहाँ पे सिर्फ 22-25 पेजेस ही कुछ है, वहीं पे प्रोविजन दे रखे सेबी के टेक ओवर की। मतलब इसमें से बहुत सारे जो प्रोविजन थे वो प्रोविजन को हटा दिया गया है। बट मैं ये मानता हूँ कि वो ICSI वाला है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं, बच्चों को ये तो पता ही होना चाहिए, जैसे कि कंडीशनल ऑफर है, विड्रॉल है। अगर मान लो किसी ने ओपन ऑफर दे दिया तो उसको विड्रॉल कैसे करेंगे, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, जैसे प्राइसिंग का प्रोविज़न है, ये सारे प्रोविज़न आपके मॉड्यूल में देखोगे टेक ओवर के अंदर तो नहीं मिलेंगे आपको। बट मुझे लगता है कि प्राइसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डीलिस्टिंग में बात करोगे, आप डीलिस्टिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिख रखा है कि टेक ओवर में सेबी की SC/ST रेगुलेशन के अंदर, रेगुलेशन 8 के अंदर जो प्राइसिंग दे रखी है वही प्राइसिंग हम डीलिस्टिंग के वहाँ पे भी एप्लीकेबल करेंगे। तो अगर यहाँ पे भी प्राइसिंग नहीं दी है और यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है कि यहाँ से प्राइस ले लो, और यहाँ पे तो प्राइस ली नहीं है आपको, तो आप प्राइस कहाँ से लोगे? तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। भले वो आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखी है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है। हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑफर। क्या है कंडीशनल ऑफर? कंडीशनल का मतलब एक कंडीशन लगा रहे हैं।
कि ये होगा तो ही हम ये करेंगे। हम कंडीशन नहीं देते कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ये करेगा तो मैं वो करूंगा। वही चीज है यहाँ पे कंडीशनल ऑफर में। क्या होता है, एक कंडीशन देता है एक्वायरर, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तभी वो जाके एक्विजिशन करेगा। सपोज मान लो एक एक्वायरर है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए एक्वायर करना चाहता है एबीसी लिमिटेड की शेयर्स को, ठीक है। अब ये पर्सन क्या है, ये ऑलरेडी मान लो सपोज कर लो ऑलरेडी होल्ड करता है 16%, और ये चाहता है कि इस कंपनी के मैं 50 से 55% शेयर्स एक्वायर करूं। उसका इंटेंशन क्या है, 50 से 50% में 50 से मान लो 55% शेयर्स इसका एक्वायर करूं। तो वो क्या करेगा, इसने ऑलरेडी होल्ड कर रखा था 60%, इसने एबीसी लिमिटेड के साथ में एक शेयर परचेज एग्रीमेंट करा, शेयर परचेज एग्रीमेंट करा। उस एग्रीमेंट के तहत उसने 10% शेयर्स और एक्वायर करे, तो उसकी होल्डिंग कितनी हो गई, 16 + 10 26। तो जैसे ही ये 26% हुई, 25% का क्राइटेरिया ट्रिगर पॉइंट पे आ गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अब इस मैंडेटरी ओपन ऑफर में उसका इंटेंशन कितना था कि मेरी होल्डिंग हो जाए 50 से 55% तक ही। उसकी हो कितनी गई, 26%। मतलब उसे और कितनी करनी पड़ेगी, अगर 50 तक भी जाना है तो भी 24% उसको करनी पड़ेगी। बट हमारा कंडीशन क्या कहता है, मैंडेटरी ओपन ऑफर में ऑफर साइज क्या रहेगा, ऑफर का साइज रहेगा 26%। तो यहाँ पे उसको 26% तो एक्वायर करनी है। तो उसके दिमाग में क्या आ गया, हाँ 16 पहले से था, 10 और कर रहा हूँ, उसका एग्रीमेंट भी हो गया, 26 तो हो ही गई है। अब 26 अगर पूरी की पूरी मेरे और ऑफर दे रहा हूँ वो और आ गई, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 26 + 26 52। तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। बट ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। अगर मान लो उसने ऑफर दिया है 26% का, और उसमें से सिर्फ 5% के लोगों ने ही शेयर्स को एक्वायर करा, तो उसके पास कितनी हो जाएगी, उस 5% के लोगों ने ही अपने शेयर्स को टेंडर करा और बेचने के लिए बोला मिस्टर ए को, और बाकी के जो थे 21% उन लोगों ने मना बोल दिया कि नहीं, हम अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते, हम अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो इन सच केस क्या हो जाएगा कि उसके पास शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 26 + 5 दैट इज 31। तो उसका इंटेंशन कितना था, 50 से 55, उसके पास हुआ कितना, 31। क्या उसका इंटेंशन मोटिव उसका पूरा हुआ, नहीं हुआ। तो इन सच केस क्या बोला, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक नया रूल बनाया गया, उसे बोला कंडीशनल ऑफर। उस कंडीशनल ऑफर में क्या करा गया कि एक्वायरर को एक राइट दे दिया कि आप एक कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दो, वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको वो एक्विजिशन करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ मान लो यहाँ पे वो ऑफर जो दे रहा था, मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहा था, मैंडेटरी ओपन ऑफर जो दे रहा था, इसके साथ में उसने कंडीशन लगा दी कि मैं जो 26% का दे रहा हूँ उसमें से मान लो 24% या 22% लोग अगर शेयर्स बेचेंगे तो ही मैं ये एक्विजिशन करूँगा, अदरवाइज ये 10% भी नहीं खरीदूंगा। ये 24% या 22% से कम अगर आए तो ये भी नहीं खरीदूंगा। अगर मान लो उसके पास में आए, यहाँ पे 20 आए, तो 20 भी एक्वायर नहीं करेगा और 10 भी नहीं करेगा। पर उसकी कंडीशन क्या लगी थी, 22 की, तो 22 जिसे आ गए तो उसको ये भी एक्वायर करने और ये भी एक्वायर करने। तो इस टाइप के किसी ऑफर को बोलते हैं कंडीशनल ऑफर, जिसमें एक्वायरर ने एक कंडीशन रखी है कि ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा, अदरवाइज इतने शेयर्स मैं नहीं खरीदूंगा। इस टाइप के ऑफर को बोलते हैं कंडीशनल ऑफर। आपका कंडीशनल ऑफर खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वॉलंटरी ऑफर। फर्स्ट हमने पढ़ा मैंडेटरी ऑफर। मैंडेटरी ऑफर में क्या था, वो जो ट्रिगर पॉइंट टच हो रहा था, उस टच होते ही आपको एक कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉलंटरी ओपन ऑफर। वॉलंटरी ओपन ऑफर क्या होता है, आपने पढ़ा मैंडेटरी ओपन ऑफर कब करना पड़ता है, जब 25% से ज़्यादा का या फिर 25% से ज़्यादा है और हम किसी फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं, तब हमको मैंडेटरी देना पड़ेगा। बट वॉलंटरी ऑफर में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपने पहले से ही 25% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है और आप कोई एडिशनल शेयर एक्वायर कर रहे हो, वो कितना भी हो, 1% हो, 2% हो, कितना भी हो, उसके साथ में आप चाह रहे हो कि नहीं मैं ओपन ऑफर भी दे दूँ और ओपन ऑफर के थ्रू भी शेयर्स को एक्वायर करना चाहूँ, तो मैंडेटरी की कंडीशन में तो आ रहा ही नहीं है। 25% से ज़्यादा की होल्डिंग उसकी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, तभी वो वॉलंटरी ऑफर दे सकता है। 25% से कम होल्डिंग है और वो वॉलंटरी ऑफर देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी हो गई है कि जो एक्वायरर है उस एक्वायरर की
प्रायर होल्डिंग, प्रायर टू वोट वॉलंटरी ऑफर, उसकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए 25% से ज़्यादा की। और वो एडिशनल शेयर्स इंटेंशन दिखा रहा है कि कुछ एडिशनल शेयर्स एक्वायर करना चाहता हूँ जो एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से कम है। 5% से ज़्यादा होता तो वैसे ही उसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर एप्लीकेबल हो जाता, बट यहाँ पे क्या उस 5% से कम है और वो चाहता है कि मैं वॉलंटरी एक अपनी इच्छा से वॉलंटरी ओपन ऑफर दे दूँ, तो वो ऐसा कर सकता है। उस टाइप के ऑफर को बोलते हैं हम वॉलंटरी ओपन ऑफर, जिसके अंदर मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए उस ऑफर की। वहाँ पे जब मैंडेटरी पड़ा था वहाँ पे था 26%, यहाँ पे है वो 10%। और यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि उसकी मिनिमम होल्डिंग 25% से ज़्यादा होनी चाहिए और 75% से नीचे होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 75% से नीचे तो होनी चाहिए, क्योंकि बाकी का 25% क्या होता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है। तो बाकी प्रमोटर वगैरह या फिर कंट्रोल वाले पर्सन जितना भी चाहे वो 25-75% से आगे कभी जा ही नहीं सकते। उनको मिनिमम 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग तो रखनी है। तो इस पर्सन के पास में ऑलरेडी मान लो 25% से ज़्यादा ही जाता है और मान लो वहाँ पे भी ऑफर साइज अगर 26% ही रखते तो क्या पता हो सकता है कि वो 75% भी क्रॉस कर जाए। कोई पर्सन 55% होल्ड करके बैठा है और वो वॉलंटरी ओपन ऑफर देना चाहता है, 1% शेयर तो एडिशनल खरीद के वॉलंटरी ओपन ऑफर देना चाहता है, तो उसको मिनिमम अगर वहाँ पे देखे उस हिसाब से देखे तो 26% करनी पड़ेगी, जो कितनी हो जाएगी 50-60-81% हो जाएगी। 50-60-70 और 81, तो ये क्या हो जाएगी 75% से क्रॉस हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे मिनिमम ऑफर साइज कितनी होगी 10% की होगी। तो 10% है तो अगर कोई चाहे तो 15 भी रख सकता है, कोई चाहे तो 20 भी रख सकता है, बट ये मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो जितना दे सकते हो, पर वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 75% तक की। तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम उसका कहाँ तक जा सकता है 75% तक की। इस टाइप का कोई एक्विजिशन है तो उस टाइप में भी एक एक्वायर वॉलंटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इसकी पढ़ लेते हैं हम कंडीशन, क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही वो जाके वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकता है। फर्स्ट होती है कि वो एक्वायरर की प्रायर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए 25% से ज़्यादा। अगर 1 लाख के शेयर कैपिटल है तो 25,000 से ज़्यादा के शेयर उसने ऑलरेडी होल्ड करे होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जिस दिन वो इंटेंशन या पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है, मान लो इस दिन वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है तो उससे 52 वीक पहले उसने कोई शेयर्स एक्वायर नहीं कर रहे होने चाहिए। मतलब अगर एक्वायर करे हैं तो वो वॉलंटरी ओपन ऑफर नहीं दे सकता है। जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है या फिर इंटेंशन शो कर रहा है कि मैं इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाहता हूँ, उससे 52 वीक पहले उसने शेयर्स को एक्वायर नहीं करे होने चाहिए। फिर ओपन ऑफर पीरियड के दौरान वो शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकता। ऑफर पीरियड क्या होता है, जिस दिन से उसने इंटेंशन दिखाया या जिस दिन से उसने पब्लिक अनाउंसमेंट करा उस दिन से लेकर या जब तक वो पेमेंट कर रहा है शेयर होल्डर को, एग्जिट ऑफर दे के पेमेंट कर रहा है उनका, या फिर उसका ओपन ऑफर कैंसिल हो रहा है, उस दिन तक के पीरियड को बोलते हैं हम ऑफर पीरियड। और उस ऑफर पीरियड के बीच में भी वो पर्सन जो वॉलंटरी ओपन ऑफर दे रहा है वो शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकता। और साथ में एक और फोर्थ कंडीशन दी है। फोर्थ कंडीशन क्या दी है, जिस दिन से ये ओपन ऑफर खत्म हो गया, जिस दिन से पेमेंट कर दिया या कैंसिल कर दिया या फिर पेमेंट कर दिया अगर सक्सेस हुआ है, तो जिस दिन से पेमेंट कर दिया है और वॉलंटरी ओपन ऑफर खत्म हो गया वहां से लेकर 6 मंथ तक वो शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकता। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है वो, तो ही वो वॉलंटरी ओपन दे सकता है। फोर्थ जो कंडीशन है वो तो बाद की कंडीशन है, बट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कंडीशन दे जाए तो थर्ड कंडीशन तो बीच की कंडीशन है, उसी के टाइम हो रहा है, बट फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है वो प्रायर कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो वॉलंटरी ओपन ऑफर देगा। और वॉलंटरी ओपन होने के दौरान थर्ड कंडीशन का ध्यान रखना है और ख़त्म होने के बाद फोर्थ कंडीशन का उसको ध्यान रखना है। हाँ, अगर वो चाहे तो इस 6 महीने के अंदर कोई दूसरा वॉलंटरी ओपन ऑफर देना चाहे तो वो दे सकता है। इस 6 महीने के पीरियड के दौरान वो कोई एडिशनल शेयर तो एक्वायर नहीं कर सकता, बट अगर वो चाहता है कि एक और मैं वॉलंटरी ओपन ऑफर दूँ तो वो दे सकता है।
या फिर कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर दूँ, मतलब एक पर्सन ने पहले से है ना एक वॉलंटरी ऑफर दे रखा है या फिर कोई सा भी मैंडेटरी ऑफर दे रखा है और दूसरा पर्सन चाहता है नहीं नहीं ये क्या दे रहा है, इस कंपनी को तो मैं एक्वायर करूंगा, तो वो उसके साथ में एक कंपटीशन कर रहा है, तो वो वहाँ पे जो ऑफर देगा उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव ऑफर। कॉम्पिटिटिव ऑफर क्या होता है, जहाँ पे पहले से एक ऑफर पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन भी दे रहा है, तो अब शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो अपने शेयर्स किसको बेचे, फर्स्ट वाले पर्सन को बोले या कॉम्पिटिटिव ऑफर दिया है उसको बेचे है, वो शेयर होल्डर का राइट है। तो इस टाइप के ऑफर को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ऑफर। और इस 6 महीने के वॉलंटरी ऑफर जब से खत्म हुआ है वहाँ से 6 महीने के अंदर ऐसा कोई अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर देना चाहे या कॉम्पिटिटिव ऑफर देना चाहे तो वहाँ पे वो एक्वायरर ये दोनों दे सकता है, बट एडिशनली कोई शेयर्स बाजार से या फिर मार्केट से खरीदना चाहे तो वो खरीद नहीं सकता है। ये हो गया हमारा वॉलंटरी ऑफर कंप्लीट। अब वॉलंटरी मैंडेटरी ओपन ऑफर और वॉलंटरी ओपन ऑफर में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे रेगुलेशन 3, 4 या 5 को ट्रिगर करते, मतलब वो 25% और 5% वाली लिमिट की, तब मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। यहाँ पे कब करते हैं, जब पहले से हम 25% से ज़्यादा के होल्ड कर रखे होते हैं और एडिशनल एक्वायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं। वो एडिशनल 5% से कम होती है तभी हम वॉलंटरी करेंगे, अगर वो 5% से ज़्यादा होती होगी तो वो क्या होगी, वो वैसे वहाँ पर मैंडेटरी ओपन ऑफर आ जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो क्रॉस होने पे ही करते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे हमारा ऑफर साइज जो होता है वो ऑफर का साइज क्या रहता है 26%, यहाँ पे ऑफर साइज कितना रहता है 10%।